जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की मांग पर पुनः मैं लाया हूँ इस बार इकोनॉमिक्स के यूनिट्स, इकोनॉमिक्स के चैप्टर, जिनमें कि मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा आपको कि आपका एक भी विषय, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो या कोई सा भी बोर्ड हो, आपका प्रश्न बिल्कुल भी उस टॉपिक से छूटेगा नहीं। आज मैं लाया हूँ यूनिट सेकंड, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत का मैं पहले एक बना चुका हूँ। इसी प्रकार के भाग प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरी प्ले लिस्ट पर ध्यान जाइएगा। प्ले लिस्ट जैसे ही आप लोग लाइक करेंगे, प्ले लिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे, मेरे सभी चैप्टर आपको 8 सात के लाइन से प्राप्त हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन दबा ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थियों को भी मेरे चैप्टर प्राप्त होते रहे। मैं बताना चाहूँगा आपको, जल्द ही मैं ऑनलाइन पढ़ाने आऊँगा। आपको मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर शेष रह गए हैं, तो ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसका पाठ है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण। तटस्थता वक्र विश्लेषण के कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इस पाठ से, मैं ये भी आपको टाइम में बताता जाऊंगा। इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो को निरंतर देखते रहिए, बीच में कभी स्किप मत करिए, ना बंद करिए, जिससे कि आपको चैप्टर का पूरा लाभ प्राप्त हो। आज हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण का महत्व। पहला प्रश्न बनेगा आपका, तटस्थता वक्र विश्लेषण का महत्व क्या होता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण का महत्व क्या होता है, कहाँ पर काम आता है, अधिमान वक्र क्यों निकाला जाता है, तटस्थ अधिमान क्यों ज्ञात किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, ये पूछा जाता है। तो हम इसको देखिए, विनिमय के क्षेत्र में तटस्थ अधिमान का, तटस्थ वक्र का विश्लेषण का प्रभाव पड़ता है। तटस्थ अधिमान जब निकालते हैं तो हम मांग पर प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, उसी हिसाब से हम बंडलों का निर्धारण करते हैं। करारोपण के सिद्धांत में भी तटस्थता वक्र विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। राशनिंग के क्षेत्र में भी तटस्थता वक्र का विशेष महत्व होता है। उत्पादन के क्षेत्र की बात करें तो वहां भी तटस्थता वक्र विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें से एक प्रश्न और बनता है कि एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं। सीबीएसई और एमपी बोर्ड में अधिकतर इस प्रश्न को पूछा गया है कि एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं। एक दिष्ट अधिमान बताना चाहूंगा आपको, दो बंडल है, दो बंडल दिए गए हैं, दो बंडलों में किसी एक वैल्यू, मान लीजिए एक्स और वाई, दो प्रकार के आपके पास बंडल है। एक्स वाई के दो प्रकार के आपके बंडल है। एक बंडल में एक वस्तु की मात्रा अधिक है, एक वस्तु की मात्रा अधिक है, इसी कारण से उसको बोलेंगे हम एक दिष्ट अधिमान। एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं, दो बंडल हमको प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक बंडल में एक वस्तु की मात्रा अधिक दर्शाना ही एक दिष्ट अधिमान कहलाता है। जैसे बताया गया इसमें 1:2, इस प्रकार की इसकी व्यवस्था होती है। तीसरा प्रश्न पॉइंट बनता है आपका सीमांत प्रतिस्थापना। सीमांत प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जब दूसरी वस्तु का त्याग किया जाता है उसको बोलते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन। जब दो वस्तुएं हमने ली है तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के दूसरी वस्तु को हम त्याग करते हैं या कम करते हैं तो संतोष प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन। सीमांत प्रतिस्थापन का सूत्र क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन का सूत्र है y वस्तु की मात्रा में कमी, x वस्तु की मात्रा में वृद्धि। मतलब एक वस्तु की मात्रा को हमने कम किया और एक वस्तु की मात्रा को अधिक किया, इसी को बोलते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न बनता है आपका, इसमें मैंने बताया तटस्थ वक्र विश्लेषण का महत्व समझाया, अभी आपको समझाया। एक दिष्ट अधिमान किसे कहते हैं, तो दो बंडल मैंने बताया, दो बंडलों में से एक बंडल में किसी वस्तु की मात्रा अधिक होती है जिसको हम प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं हम एक दिष्ट अधिमान। दूसरा मैंने बताया आपको सीमांत प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन से कहते हैं जैसे एक वस्तु की इकाई प्राप्त कर दूसरी वस्तु की इकाई को हम त्याग करते हैं, उसे बोलते हैं हम सीमांत प्रतिस्थापन। इसके बाद बात करते हैं उदासीनता वक्रों के विस्तार को समझाइए। उदासीनता वक्र विस्तार को समझने के लिए हम इस सारणी का, इस तालिका को हम समझेंगे। प्रश्न आता है 4 नंबर में आपका, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है आपको सीबीएसई या एमपी बोर्ड में। उदासीनता वक्रों के विस्तार को समझाइए, तो इसके लिए आपको तालिका बनानी पड़ेगी। इसमें संयोग, काफी, प्याले की मात्रा, सिगरेट और उपयोगिता। संयोग
देखा जाए 4 संयोग है, 1 2 3 4 5 संयोग भी रहते हैं। काफी प्यारी संख्या देखिए 4 5 6 7 8। सिगरेट संख्या देखिए 25 20 16 13 11। उपयोगिता प्राप्त हुई है का सभी समान प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं संयोग की बात करें हम लोग। एक संयोग बनता है, एक मान लो उपभोक्ता है या फिर एक व्यक्ति है, वह दिन भर में 4 कॉफी पीता है और 25 सिगरेट 4 कॉफी का उपयोग करता है, 4 प्याले कॉफी का 25 सिगरेट का उपयोग करता है, तो उसको उपयोगिता प्राप्त होती है कब? दूसरा संयोग मान लीजिए आप लोग क्या करता है, वो कॉफी की संख्या बढ़ाता है, 5 कॉफी कर देता है और सिगरेट कितनी पीता है 20, उसको उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? यहाँ पे समान का उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरा संयोग क्या होता है, 6 कॉफी के प्याले पीता है, 16 सिगरेटों का वो उपभोग करता है, 16 सिगरेट पीता है तो उसको उपयोगिता प्राप्त होती है का। चौथा होता है 7 प्याले पीता है, 13 सिगरेट का उपयोग करता है, का उपयोगिता प्राप्त होती है। पांचवा होता है इसका 5 संयोग होता है, 8 प्याले कॉफी के पीता है और 11 सिगरेट पीता है, वह उसको प्राप्त होती है उपयोगिता इसमें का। इससे सभी समान उपयोगिता प्राप्त होती है। इसे बोलते हैं उदासीन वक्रों का उदासीन वक्र, जिसमें सभी संयोग में समान उपयोगिता उसे प्राप्त हो रही है, चाहे वो पहला संयोग हो, दूसरा संयोग हो, तीसरा संयोग हो या चौथा संयोग हो। इसे बोलते हैं उदासीनता वक्रों का संयोग। अगला आता है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य है उपभोक्ता जो अपनी आय को इस प्रकार से सभी वस्तुओं में व्यय करता है तो समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन मैंने समझाया अभी आपको। उपभोक्ता अपनी आय को जब समान, उदाहरण मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की आपकी 10,000 रुपए की उपभोक्ता संतुलन का अर्थ होता है, मान लीजिए आपके पिताजी की आमदनी 10,000 रुपए है, मासिक 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए को आप सभी जगहों पर इस प्रकार से व्यय करते हैं कि आपके पिताजी को अधिक से संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के समझने के लिए हम इस प्रकार का वक्र बनाएंगे। हम वक्र बनाएंगे OXY, जिसमें O भी दी गई, मान लीजिए संतरे की मात्रा दी गई है, OY में मान लीजिए आपके सेब की मात्रा दी गई है, इसमें कीमत को दर्शाया गया है आपको की मात्रा में ODT। अब मान लीजिए पहला संयोग है, 3 प्रकार के आपके संयोग बनते हैं, IC1, IC2 और IC3। पहला वक्र बनता है इसमें कि आप लोग कम जाता है IC1, दूसरा वक्र बनता है IC2 जो कि E बिंदु को काट रहा है, तीसरा वक्र बनता है IC3। तो हम देखते हैं IC1 जो सेकंड हमारा वक्र है, IC2 जो E बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर OD मात्रा पर उसको TE कीमत प्राप्त होती है, उसको से प्राप्त होती है, मात्रा प्राप्त होती है। तो इसको जो बिंदु होता है E बिंदु, इसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन का बिंदु, इसको कहा जाता है उपभोक्ता संतुलन का बिंदु। जब 3 संयोग दिए गए जिस संयोग पर उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उपभोक्ता को, उसी को बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। अलग अलग भिन्न भिन्न संयोग दिए गए हैं, भिन्न भिन्न संयोगों में जिस संयोग पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है उस स्थिति को बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कीमत रेखा वक्र उदासीन वक्र रेखा के बराबर होता है। कीमत रेखा उदासीन वक्र के बराबर होता है। बजट रेखा किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न रूप से किसी सभी बंडलों पर समान रूप से खर्च करता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम बजट रेखा कहते हैं, उसी को हम बजट सेट कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको आज समझाया तदानीमान वक्र विश्लेषण। ये पाठ 5 था। इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।